नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है संविधान दिवस के दिन। अब इसकी रणनीति क्या हो, क्योंकि 9 फरवरी को एग्ज़ाम है, 65-70 दिन बचे हैं। कैसे हम अप्रोच करें, क्या क्या हम करें, कैसे रिवीजन करें, इनपुट आउटपुट कैसे करें, किस सेक्शन को कितना पढ़ें, छत्तीसगढ़ कैसे पढ़ें, इतिहास कैसे पढ़ें, संविधान कैसे पढ़ें, याद नहीं हो रहा है तो क्या करें, टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूज़ करें, कोई सवाल को हल कैसे करें, तुक्का कैसे लगाएं, ऐसे जितने सवाल आपके मन में है ना, उनका हम लोग इस वीडियो में जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोशिश करूंगा कि ये वीडियो छोटा रहे, लेकिन ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। मतलब ये आपको दिशा बताएगा कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि 9 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, मतलब आप अब उल्टी गिनती आपकी चालू हो गई है। आपको जो भी प्लानिंग करना है वहीं से करना है। और पोस्ट 246 है, इसका मतलब ये है पोस्ट ठीक ठाक है। पोस्ट 143 तक आई है पीएससी में, तो 246 बहुत अच्छी पोस्ट है। एक चीज़ और मैं शुरू में बता दूं, आखिरी दिनांक ना 30/12/24 है। तो ऐसे जो भी बच्चे, क्योंकि बाद में जब इंटरव्यू होता है ना, तब बहुत लोग फिर मैसेज करते हैं आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो देखिए कई लोग बोलते हैं भैया एनओसी नहीं मिलती, ये होता है। आप ना बस एक आवेदन लिख दीजिए जिसके नाम से एनओसी मिलती है कि भाई मैं इस पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ, मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। उसकी बस रिसीविंग लेके रख लीजिए और कुछ नहीं चाहिए आपको। इंटरव्यू तक भी बस वो आवेदन आप दिखा देंगे ना तो चल जाएगा। तो ये जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। और कई लोग बोल रहे हैं कि भैया महिला का पद कम है डिप्टी कलेक्टर में। ऐसा कुछ नहीं, महिला का पद भले नहीं है, लेकिन जो यूआर की पोस्ट है, मतलब जो पुरुष का ऐसा कोई पद तो होता नहीं है ना, वो तो सबका है। आपका अलग से भले नहीं आया, लेकिन सब में तो आप भी आते हो, इंसान तो आप भी हो। तो ऐसा मत सोचो डिप्टी एसपी में हम एलिजिबल नहीं है, बाकी में तो एलिजिबल हो। तो जिसमें आप एलिजिबल हो, देखिए अब ना उसमें मत जाइए कि पोस्ट कम आ गई और आना था, इसकी आना था, उसकी आना था। अब तैयारी में लग जाइए, मैं ये सलाह दे रहा हूँ। एक चीज़ ये, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप तैयार कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि फॉर्म ना पहले भर देना। फिर क्या होगा, आपको कोंडागांव सेंटर देगा, इधर उधर देगा, तो फिर आप परेशान होगे। तो पहले फॉर्म भर दो। ये सीधा सीधा होता है, पहले आओ पहले पाओ। तो पहले फॉर्म भर दीजिए। सिलेबस का खूब माहौल चल रहा था तो सिलेबस सेम है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं अपनी रणनीति पे। रणनीति मैं बोलूँगा कि आप रिवर्स प्लानिंग करिए। रिवर्स प्लानिंग कैसे? आपको पता है 9 फरवरी 2025 को आपका एग्ज़ाम है और 26 से 29 जून 25 को मेंस है। कई लोग खा रहा था कि भैया मेंस में ये तैयार नहीं हुआ। देखो 9 फरवरी से 26 जून तक कितना समय बताओ? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बहुत समय है भाई, 4-5 महीने का समय है। तो आपको बस ये करना है, मेंस एंड सब भूल जाओ, कुछ नहीं होता। प्री नहीं निकलेगा तो मेंस क्या करोगे पढ़ के? तो मेंस बिल्कुल भूल जाओ, प्री की बिल्कुल फोकस तैयारी करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि प्री इसलिए ज़रूरी है कि देखो 9 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आता है करीब करीब अप्रैल में। मैक्सिमम लोग क्या रहते हैं, वो जो कटअप के खेल में फंसे रहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं जो कटअप का खेल, भैया कटअप कितना जाएगा, इसमें दावा लगा देते हैं, उसमें दावा लगा देते हैं। तो अगर आप उस चीज़ में फंसे हो तो ये जो फरवरी से लेके अप्रैल तक का समय आपका वहीं जाएगा कि यार ये सवाल गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसको ऐसा करना था, इसमें दावा आपत्ति लगाएंगे, ये पीएससी ऐसा करता है। तो आप ना पढ़ नहीं पाओगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप जिस दिन 9 फरवरी को प्रीलिम्स दिलाओ, दिलाने के दिन ही आपको पता चल जाए कि मैं मेंस लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ। आपको तैयारी ऐसी करनी है। मतलब अगर कटअप 135 जा रहा है तो आपका नंबर 145 रहे, इस लेवल की तैयारी करिए। क्योंकि अगर आप उस फेर में फंसे ना, कटअप से 1-2 नंबर आगे पीछे वाले, तो आपका ये 1-1.5 महीना बर्बाद होगा। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, होता ही है, मैक्सिमम लोग का होता है, जो किए होंगे उनको भी पता है। अब प्रीलिम्स तक हम अपनी रणनीति कैसे बनाएं? देखिए एक मोटी मोटी प्लानिंग मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं है तो आप इसको अपना सकते हो। आपकी कोई प्लानिंग है तो आप इसके हिसाब से थोड़ा सा उसको वो कर सकते हो। देखिए अगर एग्ज़ाम से पहले 9 फरवरी के पहले अगर आप पूरे सिलेबस को कम से कम 2 बार रिवाइज नहीं किए तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। ये बात मेरी लिख के ले लीजिए, स्टाम्प पेपर में जहां लिखवाना लिखवा लीजिए। आप अगर इसमें हो ना कि 9 फरवरी तक आप एक बार भी पर्यावरण नहीं पढ़े, एक बार भी इतिहास नहीं पढ़े, तो आपका होना ही नहीं है भाई। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 9 फरवरी तक आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए। उसके लिए अगर हम ऐसे टाइम लाइन बनाएं
तो 1 फरवरी तक, मतलब ऐसा समझिए कि अभी से 15 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, 15 जनवरी से 1 फरवरी तक आपका दूसरा रिवीजन हो जाए, और 1 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में आपका तीसरा रिवीजन हो जाए। ऐसा कम से कम रहे। ये मैं दिन, आप बोलोगे यहाँ तो 15 दिन लिखे हो, यहाँ 8 दिन लिखे हो, क्या होता है कि जो पहला रिवीजन होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरे में थोड़ा कम समय लगता है। तो मैं तो बोलूँगा कि 4-5 बार करो, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं, हम लोग भी कभी नहीं कर पाते थे। कम से कम 2 रिवीजन तो आपको करना है, वो मैंडेटरी है, वो मस्ट है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है, मतलब सीधी सी बात है। इसीलिए मैं बोला कि अगर सबसे ज़रूरी चीज़ आपके सिलेक्शन में है तो वो है रिवीजन। रिवीजन 2-3 टाइप से होता है। एक तो है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, एक तो रिवीजन होता है जैसे पूरा सिलेबस आपका 15 जनवरी तक ख़त्म हो जाए, फिर पूरा सिलेबस आप 30 जनवरी तक करिए, फिर पूरा सिलेबस आप 8-9 फरवरी तक करिए। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जैसे मैं आज मान लीजिए इतिहास पढ़ा, अब मैं इतिहास अगर 2 दिन तक नहीं पढ़ूंगा ना, वो फिर भूल जाऊंगा। तो आप अपने दिनचर्या का कोई समय, खासकर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये समय रखिए सुबह वाला। सुबह का 1 से 2 घंटा आप रखिए रिवीजन के लिए। आप ना जो भी पढ़ते हैं, जैसे 2 दिन पहले जो पढ़े, 3 दिन पहले जो पढ़े, उसको एक बार रिवाइज करते चलिए। मतलब इस एग्ज़ाम में मैं आपको सच्चाई बताऊं, ज्ञान का बहुत ज़्यादा खेल नहीं है। मतलब ज्ञान बहुत लोगों के पास होगा, जिसको जितना ज़्यादा याद होता है ना उसका सिलेक्शन होता है। वो फैक्ट पूछते हैं सीधा सीधा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये किसने किया, वो किसने किया। अगर आप उसको रिवाइज नहीं किए तो आपको वो याद नहीं आएगा, आप भूल जाओगे। और तारीख भी पूछते हैं 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। लॉजिक नहीं लगता। याद हो तो बनता है, नहीं है तो नहीं बनता। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक तो पूरे सिलेबस का बार बार करना है, 2-3 बार। दूसरा, जैसे मैं कोई चीज़ आज पढ़ा तो मेरे को 2 दिन 3 दिन बाद वो रिवाइज कर लेना है, फिर 1 आध हफ्ते बाद एक बार और देख लेना है। रिवीजन की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, हम लोग डाले भी हैं वीडियो, आप बोलेंगे तो वो डाल देंगे। लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, इस एग्ज़ाम में ना इनपुट आउटपुट बहुत ज़रूरी है। इनपुट आउटपुट मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में कितना इनपुट दिए, कितना आप परिश्रम किए, आगत दिए, और उससे आपको कितना फल मिला। सीधी सी बात है, मतलब आपको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं 1 हफ्ते से, बड़ी किताब रख के केसी श्रीवास्तव की। मध्यकालीन सतीश चंद्रा से पढ़ रहे हैं 15 दिन से। भाई उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, सीधी सी बात बोल रहा हूँ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरे जीएस में एक सेक्शन है इतिहास, और उस इतिहास का एक छोटा सा सेक्शन है मध्यकालीन इतिहास। तो आप केवल मध्यकालीन में फंसे हो, जिससे 1 या 2 नंबर का आएगा, और वो भी आप इतना पढ़े ना तो भी आपसे नहीं बनेगा। मतलब एक सवाल तो ये आएगा जो आपसे बनना ही नहीं है। वो बोलेंगे अकबर के दाएं पैर के जूते का नंबर क्या था, आप वो नहीं बना सकते। मतलब वो सवाल की प्रकृति ऐसी है मध्यकालीन इतिहास में कि 1 आध सवाल नहीं बनेगा आपसे। तो वहाँ बुद्धि लगाइए ना, जो सवाल आपसे बने। तो ये ध्यान देना है आपको इनपुट आउटपुट में। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आपको सीधा सीधा, आप बहुत बुद्धि मत लगाइए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधा सा साइंस ये है कि जिस सेक्शन से जितने नंबर का सवाल आता है आप उसको उतना समय दीजिए। जैसे मान लीजिए एक होता है इंडिया का जीएस और एक होता है सीजी का जीएस। अब इंडिया के जीएस से 50 सवाल आते हैं, सीजी से 50 सवाल आते हैं। हम क्या करते हैं, भारत का पढ़ते हैं हम। अगर मान लीजिए हम दिन में, दिन छोड़िए, अगर आपके पास अभी 60 दिन है, एक दिन में आप मान लीजिए 8 घंटे पढ़ते हैं, आपके पास 480 घंटे हैं। इसको मोटा मोटी 500 घंटे हैं मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, इन 500 घंटे में 400 घंटे पढ़ते हैं भारत का जीएस और 100 घंटे पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का जीएस। गलत है कि नहीं बताओ? हमको सीधा सीधा 250 बांटना है भारत के लिए, 250 देना है छत्तीसगढ़ को। भाई जिसका जितना नंबर है उतना समय देना है। अब ये 250 घंटे मान लीजिए भारत के जीएस के हैं। अब भारत के जीएस में अगर आप सेक्शन बांटेंगे कि भाई इस सेक्शन से इतने सवाल आते हैं, मैं आपको ये, हम लोग का वीडियो है भी पहले से, मैं आपको एक बता देता हूँ। चलिए, एक वीडियो हम लोग फिर से डाल भी देंगे कि किस सेक्शन से कितने सवाल आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पॉलिटी से 2021 में आए थे 8 सवाल, 22 में आए थे 13 सवाल, 23 में आए थे 10 सवाल। मतलब पॉलिटी की बात करें अगर हम, अब 3 साल का ही लेंगे, 8, 13, 10, मतलब एवरेज आप मानोगे तो 10 सवाल आ रहे हैं। पर्याप्त सवाल हैं। मतलब 50 में अगर इसमें 10 सवाल आ रहे हैं तो आपके पास अगर
200 घंटे हैं तो उसके आपको कितना देना है, 200 घंटे का 40 घंटा पॉलिटी पढ़ना है। हिस्ट्री की अगर बात करें, मतलब आपको पता रहना चाहिए, लोग इन्वायरमेंट के पीछे पड़े हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें तो 21 में आए हैं 9 सवाल, 22 में आए कम हो गए 6 सवाल, 23 में 15 सवाल आए। तो इसमें भी अगर आप ऐसे देखोगे तो इसमें भी 10 सवाल एवरेज हैं पिछले 3 साल में, तो हिस्ट्री का भी 10 सवाल हो गया। फिर जियोग्राफी की बात अगर हम करें तो जियोग्राफी में पहले आए हैं 21 में 7 सवाल, फिर 8 सवाल, फिर 7 सवाल, मतलब जियोग्राफी का एवरेज है 7 सवाल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जियोग्राफी मतलब थोड़ा सा कम है लेकिन इसमें सवाल आ रहे हैं। फिर क्या है, करंट को हम जनरली ध्यान नहीं देते। करंट में पहले आए थे 21 में 12, फिर 9, फिर 11, मतलब करंट में भी 10 सवाल आ रहे हैं। तो आपको देखना है किस सेक्शन से ना कितने सवाल आ रहे हैं एवरेज। साइंस टेक की अगर बात करोगे, साइंस की, तो 7, 6, 6, मतलब इसमें करीब 6 सवाल आ रहे हैं। फिर अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स ना मतलब अभी देखोगे आप तो इकोनॉमिक्स में करीब 2 आए थे, फिर 5 आए थे, फिर 0 आए थे। इस वाला मैं अभी नहीं बताया हूँ, मतलब इसका जो ये पिछला वाला एनालिसिस है, अभी हम लोग जो प्रीलिम्स का एनालिसिस था उसमें डाले थे किससे कितने आए। तो इकोनॉमिक्स के ये सवाल आ गए। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से भी करीब 3 सवाल आ रहे हैं, 2-3 सवाल। तो अभी का जो ट्रेंड है उसमें इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस टेक से सवाल कम आ रहे हैं। तो ये आपको पकड़ना है ट्रेंड। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि पीएससी चाह रहा है कि हम यूपीएससी की तर्ज पे जाएं, तो आप ये नहीं मान सकते कि इकोनॉमिक्स से कम ही सवाल आएंगे, एनवायरनमेंट से कम ही सवाल आएंगे। हो सकता है इस साल वो ठीक ठाक आ जाएं। तो आपको अगली चीज़ क्या करना है कि आपको अपना सिलेबस पकड़ना है। सिलेबस पकड़ना का मतलब होता है कि सिलेबस में जो जो सिलेबस में लिखा है उसको उस हिसाब से बांट दीजिए कि भारत का इतिहास लिखा है, भारत का भूगोल लिखा है, लोग वर्ड भूगोल पढ़ने लगते हैं। तो जो लिखा है आपके सिलेबस में, पहली चीज़ उसको आपको समझना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे, ये तो मैं बस आपको उदाहरण के लिए दिया, ये आपको खुद करना है। खुद करोगे ना तो समझ में आएगा। पहली चीज़ ये समझ में आएगा कि सवाल किससे आ रहे हैं, दूसरी चीज़ ये सब समझ में आएगा कि सवाल के टॉपिक क्या हैं। चलिए ये भी मैं आपको उदाहरण में देता हूँ। जैसे हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ तो जो सवाल मैक्सिमम आ रहे हैं, एक आ रहे हैं बौद्ध और जैन धर्म से, फिर आ रहे हैं प्राचीन दर्शन, और उसमें भी फोकस है चावार्क पे, षड दर्शन पे और शंकराचार्य पे। शंकराचार्य में अद्वैत वेदांत के 3 सवाल आए हैं लगातार। अब आप सोचो कितने सवाल आ रहे हैं। फिर आ रहा है साहित्य, ये किसने लिखा, फिर गुप्त काल फोकस है, मौर्य काल फोकस है, फिर फोकस है यात्री, जो अलग अलग यात्री आए उनके ऊपर सवाल आ रहे हैं। फिर सवाल आ रहा है भक्ति और सूफी पे, विजयनगर पे, बहमनी पे, मराठा पे, कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशनों पे जो एक्ट हैं अलग अलग 1909-35, सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं, आर्य समाज वाले, पत्र पत्रिकाएं, आंदोलन खासकर किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, फिर क्रांतिकारी आंदोलन, और कालक्रम में जमाना कि ये पहले हुआ कि वो पहले हुआ वाला जो रहता है ना, क्रिप्स मिशन आया कि कैबिनेट मिशन आया। ये हिस्ट्री के हॉट टॉपिक हैं जिनसे सवाल आते हैं। तो आपको ऐसे ना पकड़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि हर चीज़ आप, हम लोग को भी ये सब पता था ऐसा करना है, मेहनत नहीं कर पाते थे, तो ये मेहनत हम लोग आपकी तरफ से कर देंगे, चिंता मत करिएगा। मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो की। पिछले बार प्री से पहले हम लोग हर सब्जेक्ट के जो टॉपिक थे वो बनाए थे, तो ऐसा बहुत ज़्यादा तो वो चेंज नहीं हुआ है। अभी हम लोग फिर डाल देंगे, उसका परेशान मत होइएगा। तो इनपुट आउटपुट आप मेरे हिसाब से समझ गए हों, जिस सेक्शन से जितने नंबर का आ रहा है उतना उसको फोकस दीजिए। ऐसा बहुत ज़्यादा किसी में, अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मतलब और समझिए, हिस्ट्री हो गया बराबर पॉलिटी हो गया बराबर आपका करेंट हो गया, और किससे सवाल आ रहे हैं ठीक ठाक, और मान लीजिए आपका जियोग्राफी हो गया, ठीक, बराबर थोड़ा सा जियोग्राफी लिख लो। तो इनको बराबर देना है, हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा नहीं दे देना है, करंट को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर देना है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। और जितना भी देना है छत्तीसगढ़ को उससे बहुत ज़्यादा देना है, मतलब छत्तीसगढ़ को इतना ज़्यादा देना है कि सब मिला के जितना पढ़ना है पूरे जीएस इंडिया का उतना छत्तीसगढ़ का पढ़ना है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ ना सीधा सीधा अंदर करता है या बाहर करता है। छत्तीसगढ़ में जो 50 सवाल आते हैं, हाँ एक चीज़ और कि किससे पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ के 50 में से 40-42 सवाल उन्हीं किताबों से आते हैं जिनसे आप पढ़ते हैं, कोचिंग के मटेरियल जो है।
तो आप ना इधर उधर मत भागिए कि एक किताब, एक सवाल रामकुमार बिहार से आ गया, एक टीके वैष्णव से आ गया, वो आप पूरी किताब भी पढ़ लोगे तो भी वो याद तो रहेगा नहीं वो फैक्ट। तो आपको जो सवाल जहाँ से आ रहा है ना उसको देखना है कि अच्छा हाँ, सब ये वाला सवाल जो किताब है उसको एक बार, दो बार, छत्तीसगढ़ तो मैं सलाह दूंगा 5-6 बार रट डालिए। मतलब जो सवाल किसी बुक से आ रहा है वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। अगर 50 में आपको 40 का टारगेट रखना है तो ये एक काम करना है। फिर अगला काम ये करना है प्रीलिम्स निकालने के लिए कि एक सोर्स रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज़ के लिए ना कई जगह से पढ़ते हैं। जब आप कोई भी चीज़ कई जगह से पढ़ोगे तो फिर याद नहीं होगा। अब आप हिस्ट्री का एक किताब से पढ़े, दूसरी से पढ़े, तीसरी से पढ़े, रिवीजन कैसे करोगे? मैं बोला ना, रिवीजन अगर आप नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप कोई चीज़ 3 किताब से पढ़ रहे तो रिवीजन आपका हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है कि एक सोर्स, और बहुत अगर कहीं पे दिक्कत है तो 2 सोर्स में रखिए। सोर्स भी जैसे मैं आपको बोला था, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी रखिए, सवाल यहीं से आ रहे हैं अब। और साइंस भी आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, तो एनसीईआरटी रखिए, सवाल इन्हीं से आएंगे। एनसीईआरटी जो भारत के इतिहास की है और जो भारत के भूगोल की है, इनसे आपको पढ़ना है। उससे ज़्यादा ना तो इधर उधर कहीं नहीं जाना है। जब ये पढ़ लो तो फिर कोई जो रिवीजन वाली किताबें होती हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी ही रखना है। बाकी चीज़ों की जिससे आप पढ़ रहे उससे पढ़ सकते हो। अगली चीज़ है टेस्ट सीरीज़ दिलाना है। टेस्ट सीरीज़ दिलाने का मैं आपको बार बार बोला कि यार टेस्ट सीरीज़ ना ऐसी नहीं है कि आप गए 2 घंटे दिलाए आ गए, अच्छा इतना नंबर आया, उससे खुश नहीं होना है। आपका नंबर कम आया, आपका ज़्यादा आया, उससे कोई मतलब नहीं। आपका 100 में अगर 40 सवाल सही है, 60 गलत है, तो दुखी होने की बात नहीं है। आप 60 नए सवाल जानेंगे जो सही हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या करना है कि देखना है कि आपके कोई भी सवाल गलत क्यों हो रहे हैं। देखिए, किसी भी सवाल के गलत होने के 3-4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि वो सवाल आपकी बुक में ही नहीं है। मतलब पहला फर्स्ट कारण है आपकी बुक में ही नहीं है, जिससे आप पढ़ रहे हैं उसी में नहीं है। ये खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाना तो उसमें देखना। टेस्ट सीरीज़ तो क्योंकि माशाअल्लाह भी रहती हैं कई, पहला कारण होता है कि आपके बुक में नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सही बुक चुनना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा देखिए, आप देखिए कि आपकी बुक में है कि नहीं, फिर आप सही बुक चुनिए। इसीलिए मैं बोला पिछले साल का आप जब देखेंगे ना, इतिहास का सवाल और संविधान का सवाल, इतिहास का सवाल और भूगोल का सवाल, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक से है। अब अभी कोचिंग वाले क्या है, अब पिछले साल आया तो बुक में लिख देते हैं, तो अब वैसे नहीं देखना है, तो वो ध्यान रखना है। बुक में देखना ही है तो कोचिंग का जो पिछला एडिशन था उसमें चेक कर लो था कि नहीं। तो पहला कारण होता है बुक में नहीं है। अगर बुक सही नहीं है आपकी तो बुक बदलिए। दूसरा रहता है कि आपकी बुक में तो वो था लेकिन आप ना पढ़े नहीं वो। जैसे मान लीजिए मैं कोई बुक पढ़ रहा था, मैं संविधान के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा, अब उस बुक में तो है वो लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया और वो सवाल आ गया, तो गलती क्या है कि मैं बुक सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को अब अपने पढ़ने की टेक्निक बदलना है। तीसरी चीज़ क्या है कि मैं पढ़ा भी, मेरी बुक में था, मैं पढ़ा भी, वहाँ गया तो याद नहीं आया एग्ज़ाम हॉल में, तो मतलब मेरे रिवीजन में कमी है। और जनरली लोगों की यही कमी होती है। तो आपको ना रिवीजन को की टेक्निक अच्छी करना है, रिवीजन अच्छे से करना है। और चौथी चीज़ होती है कि आप रिवाइज भी किए, याद भी था, लेकिन वो जो सिली मिस्टेक होती है ना, 2 का बी करना था सी कर दिए, डी कर दिए, ए कर दिए, धोखे से कर दिए, नहीं पढ़ पाए, तो वो होती है सिली मिस्टेक। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट में आपके कहाँ पे कमजोरी है, किस सेक्शन में कमजोरी है। हो सकता है एनवायरनमेंट आप रिवाइज आपका अच्छे से ना हो सकता है कि इतिहास आप अच्छे से पढ़े ना हो, संविधान में हो सकता है कि आप नहीं ना देख पाते हो। तो आपको जिस सेक्शन में जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ आपको सुधारना है। आप संविधान किसी ऐसी कोचिंग की बुक से पढ़ रहे हैं जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो आप बुक बदलिए। फिर अगर आप पढ़ नहीं पा रहे तो पढ़ने का तरीका बदलिए, रिवीजन का तरीका बदलिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा करिए, सिली मिस्टेक टेस्ट सीरीज़ बार बार हल करके करिए। तो क्या है कि जब आप जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। टेस्ट सीरीज़ में बस ये नहीं करना है कि कोई सवाल आया वो नहीं बना तो अपन बदल दिए, मतलब दूसरे सवाल में चल दिए। या कोई सवाल आया, मान लीजिए आया कि द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, आप देखिए अच्छा द्वैतवाद के ये हैं ऑप्शन ए, और आप टिक करके आगे बढ़ गए। तो वो नहीं करना है आपको। आपको पूरे जितने ऑप्शन है ना, जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर सवाल ही है कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, अब ऑप्शन ए में शंकराचार्य है,
आप शंकराचार्य टिक किए, आगे बढ़ गए कि सवाल बन गया। ऐसा नहीं करना है आपको। फिर जो बाकी ऑप्शन है ना, जैसे निम्बकाचार्य दिया है, माधवाचार्य दिया है, रामानुजाचार्य दिया है, आपको माधवाचार्य भी पढ़ना है, निम्बका भी पढ़ना है, रामानुजाचार्य भी पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आगे जब भी कोई भी सवाल बनाएगा तो इनके बारे में भी आपको पता होगा। सॉल्व करने का एक तरीका होता है आपको उत्तर पता हो, दूसरा तरीका होता है कि आपको ये पता हो कि उत्तर ये तो नहीं है। जैसे आपको मान लीजिए माधवाचार्य पता है कि वो द्वैतवाद अद्वैतवाद नहीं है, तो आप बी काट सकते हो। निम्बका भी पता है कि वो अद्वैतवाद नहीं है, आप सी काट दो, तो उत्तर के करीब नहीं पहुंच गए आप। तो आपको इसीलिए जो ऑप्शन है उनको अच्छे से देखना है, क्योंकि सवाल ना ऑप्शन से फिर से पूछता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का मतलब है कि आप ये देखिए कि यार मेरे इतिहास का ये वाला सेक्शन वीक है, इसका ये वाला सेक्शन वीक है, इसको मेरे को थोड़ा और अच्छे से करना है। तुक्का मैं बार बार बोलता हूँ, आप नहीं लगाओगे कोई और लगाएगा। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ। मैं तो बोलता हूँ 1-2 में नहीं, 20 सवाल में आप तुक्का लगाए, और 20 सवाल में आप तुक्का लगाए, आपके 15 गलत हो गए, मतलब मैं बहुत वो वाली चीज़ बोल रहा हूँ, केवल 5 सही हुए। ठीक, 20 में तुक्का लगाए, 15 गलत हुए, 5 सही हुए, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और ये 5 से अगर एक भी ज़्यादा सही हुआ, 6 सही हुआ, तो आप पॉजिटिव में चल दोगे। समझ रहे? तो मतलब तुक्का खूब लगाना है, धूमधाम से लगाना है, अच्छे से लगाना है। आप नहीं लगाओगे कोई और लगाएगा। और तुक्का की अलग अलग टेक्निक होती है, हमारा वीडियो भी है एक साइंस ऑफ तुक्का करके, कि कैसे तुक्का लगाना है, वो आप देखिएगा। और ये टेस्ट सीरीज में ना प्रैक्टिस करिएगा। टेस्ट सीरीज में कैसे प्रैक्टिस करना है कि आप जो आपसे बनता है वो तो आप बनाइए, फिर दूसरे कलर की पेन से तुक्का लगाइए। दूसरे कलर की पेन से कैसे तुक्का लगाना है, जैसे आप ब्लू कलर की पेन से उत्तर टिक किए, फिर ब्लैक से आप जो तुक्का वाले हैं ना उनको ब्लैक से मार्क कर दीजिए, ब्लैक से गोला भरिए। आखिरी में आप देखिए कि मैं 15 में तुक्का लगाया, कितने सही हुए कितने गलत हुए, नेट मेरा स्कोर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। अगर आपका लगातार पॉजिटिव स्कोर आ रहा है तो तुक्का लगाइए, क्योंकि तुक्का लगाना जरूरी है, मतलब लगाना चाहिए। फिर वही चीज़ PYQ अभी अपन चर्चा की है कि आपको अच्छे से करना है, एरिया आइडेंटिफाई करना है। जैसे यात्री हैं, इब्न बतूता से 3 बार सवाल आया है, कहाँ का वो यात्री था, किसके दरबार में आया, तो आप एक बार देख लेंगे ना तो फिर भाई वो थीम वही रहती है। यात्रियों से आता है, बौद्ध जैन से आता है, दर्शन से आता है, तो आपको ना थीम पकड़ना है, वहाँ से सवाल आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से आता है, तो आपको फिर पकड़ना है कि अच्छा सवाल यहाँ से आ रहे हैं, इसको ऐसे मेरे को पढ़ना है। ये जरूरी है आपके लिए। एक चीज़ और जरूरी है, उसको बोलते हैं करेंट। अब इसमें अब आप वो मत करना कि न्यूज़पेपर पढ़ना, ये करना। CGPSC की सीधी सी चीज़ रहती है कि आपको करेंट की कोई भी एक बुकलेट उठाना है। बुकलेट जो भी उठाना है, ऐसी बुकलेट उठाना है जो एग्ज़ाम से पहले, अभी देखना जनवरी में आ जाएंगी कोचिंग्स की, जो आपको ठीक लगती, जो पतली रहती है वो उठाइए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मतलब आपका फोकस ये रहना चाहिए कि करंट आपको उसी बुकलेट से कवर करना है, वहीं से आ जाते हैं। अगर 10 सवाल आएंगे तो 7-8 वहीं से आते हैं, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना है। बहुत हुआ तो करंट की कोई भी 2 मैगजीन ले लेना, लेकिन पेपर पढ़ने की गलती मत करना, ये मैं आपको सलाह दूंगा। फिर टॉपिक्स अपन अभी चर्चा कर ही लिए, जैसे हिस्ट्री के, ये हम लोग करेंगे। CSET के लिए बस मैं ये बोलूँगा कि आप ना थोड़ा सा एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका कर लो, इससे आपको पता लग जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका अगर ठीक ठाक नंबर आ रहा है 50% 60% तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर बॉर्डर के आसपास हो तो आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि भाई आप प्रीलिम्स निकाल लिए, मतलब GS के पेपर में कटअप क्रॉस कर दिए, CSET नहीं कर पाए ना तो बहुत दुख होता है। इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि यहाँ भी एरिया आइडेंटिफाई करो। जैसे आपका रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग अच्छे से बनाओ, और हिंदी और छत्तीसगढ़ी ऐसी चीज़ है ना जो आराम से बना सकते हो आप, तो इनको थोड़ा सा पढ़ लो। जो इसका जो इसमें वीक है ना, थोड़ा सा मेहनत लगेगी और इसके आपके 7-8-10 नंबर बन जाएंगे, 7-8-10 क्वेश्चन बन जाएंगे। वही सवाल आते हैं कि ये हिंदी साहित्य के पहले ये कौन थे, ये काल, भक्ति काल, रीति काल, उसी टाइप के सवाल आते हैं। संधि समास आप एक बार पढ़ेंगे बन जाएगा, तो इनमें थोड़ा सा फोकस कर लिए तो आपका CSET अपने आप स्कोर बढ़ जाएगा, मैं ये सलाह दूंगा। अगली चीज़ है दिनचर्या, ये बहुत ज़रूरी है। अगले जो आपके 60-70 दिन है उनमें दिनचर्या सही रखिए, सोने जागने का समय सही रखिए। अगर रात भर जागते हैं तो फिर एग्ज़ाम के दिन भी जागना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अपनी दिनचर्या में टहलना शामिल करिए, शाम को थोड़ा घूम लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। उसके लिए ना आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ये ना अभी
इंटरव्यू हुआ ना तो बच्चे लोग बोले भैया हॉबी क्या लिखें, कोई हॉबी नहीं है। तो ये काम आता है कि भ्रमण करना, योग करना, ध्यान करना, क्योंकि और कोई तो हॉबी आपकी रहती नहीं, किसी की नहीं रहती क्रिकेट खेलना के अलावा। तो दिनचर्या जो है उसको आपको मैनेज करना है अच्छे से। सुबह सही टाइम पे उठिए, सही भोजन लीजिए। अभी अगर आप तबीयत खराब हो गई ना, आप बहुत लोग से पीछे चल देंगे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये समय ऐसा है जिसमें हर कोई पढ़ रहा है। आप एक दिन भी अपना बर्बाद किए ना तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे। ये रेस है, आपको लगातार दौड़ना है, तेज दौड़ना है, अच्छे से दौड़ना है, तभी आप जीतोगे। और सही डायरेक्शन में दौड़ना है। अब रेस इधर चल रही है, आप ऐसे दौड़ोगे ना तो नहीं जीत पाओगे। इधर चल रही है, आप ऐसे 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 दौड़ोगे तो भी नहीं जीत पाओगे। सही डायरेक्शन में दौड़ना है। वही डायरेक्शन जो है हम लोग आपको बीच बीच में गाइड हम लोग करते रहेंगे कि इस डायरेक्शन में करना है। अगली चीज़ है, हाँ, चैनल में क्या है। तो पहली चीज़ तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए हमारे चैनल को। हम लोग ना एक काम करेंगे, अभी वीडियो देखिए बहुत सारे, पिछले प्रीलिम से पहले हम लोग कई वीडियो बनाए थे। अभी हम लोग काम करेंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट में क्या है कि पहली चीज़ आपको PYQ मिल जाएगा। PYQ करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कोई सवाल देखिए, उसके चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन को डिटेल में एनालाइज करिए कि अच्छा ये हुआ था। मान लीजिए कोई युद्ध पूछा, तो बाकी 3 ऑप्शन में भी तो कोई कोई युद्ध है, वो युद्ध कब हुए, कैसे हुए। कोई यात्री आया कि मोरक्को से कौन आया, तो उत्तर तो इब्न बतूता है, लेकिन साथ में मान लीजिए ट्रेवर नियर भी है तो उसके बारे में पढ़ना, अब्दुल रज्जाक भी है उसके बारे में पढ़ना। तो ये PYQ एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। हमको भी पता है कि इतना ना तो समय रहता है अपने पास, ना तो करने का मन करता है। मतलब हर चीज़ क्या रहती है, हम लोग भी पढ़े हैं तो नहीं का मन करता है ये सब करने का। तो इसीलिए हम लोग PYQ एनालिसिस किए थे कि जितने भी सवाल हिस्ट्री में आए हैं, ज्योग्राफी में आए हैं, पॉलिटी में आए हैं, उनका पूरा A to Z एनालाइज करना, 360 डिग्री पूरा दिखाना कि भाई ये सवाल और आ सकते हैं। PYQ वही सवाल रिपीट नहीं होगा लेकिन उसी थीम से सवाल आएंगे, तो आप PYQ एनालिसिस देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंट के बहुत सारे वीडियो लाए थे। करेंट देखिए पुराना तो होता नहीं, तो आप एक बार देख सकते हैं, 10-15 मिनट के वीडियो है। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी थे, टॉपिक स्पेसिफिक भी थे। जैसे एक आप मिनरल वाला देखना, आप शायद कभी नहीं भूल पाओगे कौन सा मिनरल किस राज्य में होता है, कौन सी कृषि किस राज्य में होती है। तो वो ट्रिक्स के साथ हम लोग लेके आए थे। तुक्का का वीडियो है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो, वीडियो सेक्शन में जाके बस स्क्रॉल करते जाएंगे ना तो आपको बहुत वीडियो मिलेंगे। आप पीछे चल दीजिएगा, फरवरी से पहले वाले वीडियो अभी जो आए हैं वो तो मेंस के हिसाब से थे, उधर आपको पूरे प्रीलिम्स के हिसाब के वीडियो मिलेंगे। दूसरी चीज़ है कि अब आप क्या करेंगे पूछोगे आप, तो देखो हम लोग 2-3 चीज़ सोचे हैं, 2-3 चीज़ सोचे हैं। अब क्या होता है, समय की कमी रहती है, तो गुस्साना मत अगर एक आध चीज़ ना हो पाए। एक चीज़ ये भी बताना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये भी अपील करूंगा कि मेरे को ना प्रायोरिटी पता लग जाए कि भाई पहले क्या करना है, क्योंकि समय तो जैसे कम ही है। एक हम लोग सोचे NCERT जो क्लास होगी, आप जो 2-3 चीज़ बोले हैं, पहली चीज़ आपका ज्योग्राफी, उसका वीडियो हम लोग डाले ही थे, दूसरा हिस्ट्री, और तीसरा हम लोग सोच रहे हैं पॉलिटिकल आए रिवीजन, NCERT के बेस पे नहीं, नॉर्मल। तो ये हम लोग सोचे हैं कि एक NCERT के बेस पे ये। दूसरा हम लोग सोचे हैं कि देखो अब क्या है कि PSC क्योंकि अपना पैटर्न बदल रहा है, अभी तक इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन धोखे से 8-10 सवाल इनसे आने लगे तो अब तो फंस जाएंगे। तो इनकी ना स्पेसिफिक क्लास, क्योंकि इनका कहीं मिलता नहीं, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स का की क्लास भी सोच रहे हैं कि ये ऐसी क्लास ले आएँ कि पूरा आपका कवर हो जाए, इन्वायरमेंट से जो जो आता है, इकोनॉमिक्स से जो जो आता है वो हम कवर कर सकें। तीसरा जो पिछले बार भी किए थे वो है करेंट अफेयर, कि करेंट अफेयर वो उसी समय जनवरी में जितने ज़रूरी करेंट अफेयर हैं ट्रिक्स के साथ वो आपका करा दें। और एक चीज़ और सोचे थे, वही PYQ वाला, कि PYQ का एनालिसिस करा दें। तो ये हम लोग अभी खुद से सोचे हैं, अब किस क्रम में करना है वो अभी तक नहीं सोच पाए, तो आप कमेंट में बताइएगा पहले आप लोग क्या चाहते हैं। इसके अलावा भी आप लोग अगर कुछ चाहते हैं तो वो भी बताइएगा कि भैया ये करवा दीजिए। तो देखते हैं, मतलब मेन क्या है, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल आपका है, आपके हिसाब से हम लोग वीडियो लाते हैं। तो आप जो बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं NCERT हम खुद से पढ़ लेंगे, मत पढ़ाओ, तो नहीं पढ़ाएंगे। तो आप जो बोलेंगे उस हिसाब से वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग का जो प्यार है वो बिल्कुल बनाए रखिएगा। कमेंट करते हो ना तो मज़ा आता है। देखो हम लोग को ना और कोई वो नहीं है, मतलब ये जो चैनल है ऐसे देखोगे तो 17-18 लाख व्यू हो गया है, मतलब वो आप लोग के प्यार से हुआ है।
मोनेटाइज मैं जानबूझ के नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं भी किसी यूट्यूब पे चैनल पे जाता हूँ और आजकल एड खूब आते हैं, तो एड आता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, फिर 4 मिनट देखे फिर एड आने लगता है। तो अब हम लोग का वो उद्देश्य तो कभी रहा नहीं कि एड से मोनेटाइज करके कुछ कमाना है, ये करना है। तो क्योंकि वो खुद अच्छा नहीं लगता अपने को, तो अपन वो नहीं किए कि भाई आप चैनल खोलो, आपको बिना एड के वीडियो मिले। तो हमारा उद्देश्य है कि भाई आप लोग से जुड़ें, आपकी थोड़ा बहुत भी हेल्प हो जाए, आपका कभी सिलेक्शन हो। और जैसे अभी कहीं घूमने जाओ और कोई बोलता है ना कि भैया आपका वीडियो देखे हेल्प मिली, तो फिर वो जो सुकून है ना, उसके लिए काम कर रहे हैं। बस वही उद्देश्य है अभी तक की स्थिति में। तो वो सुकून मिलता है। तो आपको अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। कमेंट देखो ना तो मन करता है कि यार, जैसे कल नोटिफिकेशन आया, कई लोग के मैसेज आए, कमेंट आए, तो मन किया नहीं वीडियो बना देते। न तो इतना भागम भाग है ना, इतना वो है आजकल, और इधर उधर व्यस्त हो गए, तो फिर समय थोड़ा कम मिलता है। तो वो आपके कमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, आप वो करिएगा। एक चीज़ और, हाँ, एक हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको चैनल में मिल जाएगा, नीचे भी कोशिश करेंगे डाल देंगे। यहाँ पूरे पीडीएफ हैं, पिछले साल के भी जो हैं वो पीडीएफ मिल जाएंगे, अभी भी जो पढ़ाएंगे पीडीएफ यही डाल देंगे, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करिए, बीच बीच में हम लोग बिल्कुल मिलते रहेंगे। धन्यवाद।